अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एक अनवेटेड इंडेक्स नंबर की क्लासिफिकेशन के अंदर ही आता है। यानी कि देखिए हमारे पास पहले क्या होता था, हमारे पास इंडेक्स नंबर होता था, उसे 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 हमने क्लासीफाई किया था सिंपल इंडेक्स के अंदर, कंपोजिट इंडेक्स के अंदर, और कंपोजिट इंडेक्स को फिर हमने अनवेटेड एंड वेटेड इंडेक्स के अंदर क्लासीफाई किया था। और अनवेटेड इंडेक्स के अंदर हमारे पास पड़ा होता था सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स, और हमारे पास सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स। तो आज हम सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स करने लगे हैं। तो ये हमारे पास होता क्या है, ये हमारे पास होता है एन इंडेक्स ऑब्टेन बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ द प्राइस रिलेटिव। यानी कि हमारे पास पहले हमने प्राइस रिलेटिव निकालने हैं। प्राइस रिलेटिव आपको पता होगा आपने कैसे निकालने होते हैं। जब हमारे पास जो गिवन ईयर की वैल्यू होती है उसे हम बेस ईयर की वैल्यू के ऊपर डिवाइड कर रहे होते हैं, तो हमारे पास प्राइस रिलेटिव आता है। अब वो जो सारे प्राइस रिलेटिव आप निकाल लेंगे उनकी एवरेज आपने लेनी है और द गिवन क्वांटिटीज फॉर ईच ईयर, यानी कि प्राइस रिलेटिव जो हमने निकालनी है गिवन क्वांटिटीज के फॉर ईच ईयर एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज परसेंटेज। और हमने जो रिजल्ट हमारे पास आएगा उसे हमने परसेंटेज के अंदर एक्सप्रेस करना है। तो इतना सारा मैं अभी आपको समझाता हूँ। ये हमने कहा क्या है कि देखिए हमारे पास अगर मेरे पास एक एग्जांपल पड़ी हुई है, यहाँ पर मेरे पास ये देखिए प्राइसेस पड़ी हुई हैं। कमोडिटीज़ मेरे पास 7 कमोडिटीज़ हैं। उसके बाद में मेरे पास क्या है कि 1957 की वैल्यू है, 1958 की वैल्यू है। अब वो कहता है कि 1957 को अगर आप क्या करें, आप एज अ बेस ईयर ले लें। तो आपने क्या करना था, आप पहले प्राइस रिलेटिव कैसे निकालेंगे। प्राइस रिलेटिव निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ना था, ये आपका गिवन ईयर हो जाना था, ये आपका क्या हो जाना था, बेस ईयर। तो आपने गिवन ईयर की वैल्यूज़ को बेस ईयर की वैल्यूज़ के ऊपर डिवाइड करते जाना था। यानी कि अगर आपने क्या करना था, आपने 335 को डिवाइड करवाना था 351 के ऊपर और मल्टीप्लाई करवा देना था 100 के साथ। 32 को आपने डिवाइड कराना था 35 के ऊपर और मल्टीप्लाई करवा देना था 100 के साथ। 11 को आपने डिवाइड करवाना था 10 के ऊपर और बाद में आपके पास जो आंसर आना था उसे आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना था। 1.4 ऐसे आप उसे डिवाइड कराएंगे 1.2 के ऊपर। सेम ये प्रोसीजर चलता जाएगा। तो इस तरह आपके पास ये देखिए हमारे पास क्या निकल के आ रहे हैं, ये हमारे पास 1958 के लिए सारे के सारे हमारे पास निकल के आ गए क्या, प्राइस रिलेटिव। और आपको अगर आप ये देखें तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास 100 अंडर आ रहा है। ये क्यों ऐसे आ रहा है, हमारे पास जब हमने बेस ईयर लेते हैं, हमने पीछे भी देखा था कि बेस ईयर हमारा क्या हो जाता है, वो 100 हो जाता है। क्यों ऐसे होता है, क्योंकि देखें हमारे पास जब हम बेस ईयर की वैल्यू, अगर मेरे पास 351 है तो मैं इसे दोबारा 351 के ऊपर ही डिवाइड करवाऊँ और इसे मल्टीप्लाई करवा दूँ 100 के साथ, तो मेरा क्या आंसर आएगा, मेरा आंसर तो 100 क्या आएगा। तो यानी कि यहाँ तक आपने क्या कर लिया, आपने प्राइस रिलेटिव्स निकालनी है। तो आपने क्या निकाले हैं, प्राइस रिलेटिव फॉर द गिवन कमोडिटीज फॉर ईच ईयर। ईच ईयर के मुताबिक आप देखें यहाँ पर सिर्फ एक ही ईयर आपको दिया गया। अगर आपके पास 1959 के वैल्यूज़ भी दी होती, 1960 की वैल्यू भी दी होती, तो जो आपके प्राइस रिलेटिव निकलते हैं यहाँ पर 1959 के लिए भी निकलते, 1960 के लिए भी निकलते। निकलने कैसे थे, सेम तरीके से कि आपने 1959 की वैल्यू को डिवाइड करवाना था 1957 की वैल्यू के ऊपर और जो आंसर आना था उसे आपने मल्टीप्लाई कर देना था 100 के साथ। ऐसे ही 1960 की वैल्यूज़ को आपने 1957 की वैल्यू के ऊपर डिवाइड करवाना था और मल्टीप्लाई करा देना था 100 के साथ। अब देखें इतना काम तो आपने कर लिया। अब आपने क्या करना था, अब आपने ये देखें आपने ऑब्टेन कैसे करनी थी, बाय टेकिंग द एवरेज। ये जो आपके पास वैल्यू सारी की सारी आई हैं, इनकी आपने एवरेज लेनी है। अब इनकी आप एवरेज कैसे लेते हैं, इन सब का आप क्या करते हैं, सम करते, और जितनी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, जितनी आपकी कमोडिटीज़ हैं हमारे पास, जिनकी वैल्यूज़ आप सम कर रहे हैं उनके ऊपर डिवाइड करते हैं। यानी देखें हमारे पास ये 7 है, तो 7 के ऊपर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास आंसर आ गया। अब ये जो आंसर मेरे पास इस वक्त आया, ये मेरे पास क्या बता रहा है, ये मेरे पास 1958 के लिए मैंने सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स निकाला है। अगर ऐसे ही मेरे पास 1959 की वैल्यू होती, उनके आंसर को मैं क्या करता, मैं डिवाइड करवा देता 7 के ऊपर, यानी कि जितनी कमोडिटीज़ हमने क्या हमारे पास पड़ी हुई हैं, तो मेरे पास क्या आंसर आता, जो मेरे पास आंसर आना था वो मेरे पास 1959 के लिए सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स होना था। अच्छा, आपको इतनी बात तो सारी समझ आ गई है। अब यहाँ पर देखें, इतना जब अब वो कह देता है कि यहाँ तक तो आपको सारा पता चल गया। अब यहाँ पर कहता है इफ़ वी टेक द अर्थमेटिक मीन, अगर हम एवरेज लिए, देखें यहाँ पर हम एवरेज कैसे ले रहे हैं। अर्थमेटिक मीन हमारे पास क्या होता था, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कि हमारे पास जितनी ऑब्जर्वेशन पड़ी होती है उन सबका सम करते और उसके बाद में जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उनके ऊपर डिवाइड करते। तो ये तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर हम अर्थमेटिक मीन यूज़ कर रहे हैं। यानी कि देखें इन सभी का हमने क्या किया, सम किया और उसके बाद में हमने नंबर ऑफ ये जितनी हमारे पास ऑब्जर्वेशन पड़ी थी उनके ऊपर डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो तब हमारा फार्मूला क्या होना था, ये फार्मूला आना था। यानी कि देखिए हमारे पास 1/k, अब k यहाँ पर क्या डोनेट कर रहा है, हमारे पास नंबर ऑफ कमोडिटीज़,
हुज प्राइस रिलेटिव्स आर कंबाइंड, यानी कि देखिए हमारे पास कितनी नंबर ऑफ कम्युनिटीज़ हैं, 7 नंबर ऑफ कम्युनिटीज़ हैं जिनके हम क्या कर रहे हैं, हमने प्राइस रिलेटिव, ये देखिए हमारे पास प्राइस रिलेटिव है जो हमने कंबाइन किए हैं। तो के हमारे पास यहाँ पर क्या था, 7 था। अब देखें यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखने वाली है, देखें इतना हिस्सा हमने पहले ही कर लिया, ये प्राइस रिलेटिव के अंदर ही आ गया। आपने ये नहीं करना कि आपने अब दोबारा या क्या करेंगे, हमारे पास 745.76 को डिवाइड करवा के 7 के ऊपर फिर आप इसे मल्टीप्लाई 100 कर दें। नहीं, आपने जो 100 मल्टीप्लाई करना था वो आप ऑलरेडी करके आ गए हैं पीछे, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है आपने। अब यानी कि इतना हिस्सा आपका हो गया था, आपने 7 पर डिवाइड कर दिया इसे, अर्थमेटिक मीन हम यहाँ पर यूज़ कर रहे थे। अच्छा, अब हमारे पास जो हम ये सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, ये हमारे पास होता है सुपीरियर टू सिंपल एवरेज इंडेक्स। ये हमारे पास अनवेटेड इंडेक्स हमारे पास हमारे पास थे, हम दो किस्म में क्लासीफाई करते थे इसे। एक हमारे पास होता था सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स और एक हमारे पास है सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स। तो हमारे पास जो सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स है वो हमारे पास सुपीरियर होता है किससे, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स से। लेकिन इसकी भी हमारे पास क्या है, ये इसके भी डिसएडवांटेज है। जैसे कि देखेंगे तो हमारे पास ये ईच प्राइस रिलेटिव को एग्जैक्ट इक्वल इन्फ्लुएंस दे रहा होता है, और ये हमारे पास ये कंसिडरेशन नहीं कर रहा होता कि हमारे पास इकोनॉमिकली हमारे पास इम्पोर्टेंस दे रहा हो ईच कमोडिटी को। यानी कि हमारे पास देखें तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर उसने ये नहीं देखा कि हमारे पास वीट है और हमारे पास साल्ट पड़ा हुआ है, तो हमने वीट को क्या करना है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, इसे मैं कुछ वेट दे दूँ। आगे हमारे पास वेटिंग सिस्टम आ रहा है। वेटिंग सिस्टम हमारे पास यानी कि ये होता है कि हमारे पास रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द थिंग, हमारे पास वो जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन हो या जो हमारे पास कम्युनिटी पर ही हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम रिलेटिव इंपॉर्टेंस देंगे। कि हमारे पास अगर गोल्ड पड़ा हो तो सारी बात है हमने गोल्ड को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी थी। उसके बाद में हमारे पास यहाँ पर वीट है तो वीट को ज़्यादा मिलनी चाहिए थी। हमारे पास क्या है, यहाँ पर साल्ट है उसे कम मिलनी चाहिए थी, राइस को ज़्यादा मिलनी चाहिए थी, इस लिहाज से। तो यहाँ पर वो ये चीज़ नहीं कर रहा होता, बस उसने इक्वल इंपॉर्टेंस सबको दे दी है, यानी कि एग्जैक्ट इक्वल इन्फ्लुएंस देगा वो सबको। इसके अलावा हम देखें तो हम अर्थमेटिक मीन यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ये पता होगा कि ये हमारे पास अप्रोप्रिएट नहीं है। ये हमारे पास होती है जब हमारे पास एवरेज टू यूज़ विद रेशो, जब हम इसे रेशो के लिए इस एवरेज को यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि रेशो के लिए हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन जो है वो अच्छा होता है। तो ये हमारे पास क्या होगा, फिर हमारे पास इससे जो हमारे पास रिजल्ट आ रहे होंगे वो अपवर्ड बाइस होंगे। अब अपवर्ड बाइस वो क्यों होंगे, क्योंकि हमारे पास इट गिव्स टू मच वेट टू इंक्रीजिंग प्राइसेस एंड टू लिटल टू डिक्रीजिंग प्राइसेस। क्योंकि ये हमारे पास हम ये पीछे करके भी आए हैं, जब हमने सिलेक्शन ऑफ एवरेजेस में देखा था, हमारे पास मेन स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, जब हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर किया था फॉर होलसेल प्राइसेस, तो उसमें हमने ये देखा था। तो इसलिए हमारे पास ये क्या है, इसमें हमारे पास ये क्या है, अपवर्ड बायस होता है इसके अंदर। अब हमारे पास इस तरह के, अब ज़ाहिर बात है, अब ये एक ड्रॉबैक है इसका, तो इस ड्रॉबैक का तो हम क्या कर सकते हैं, इसका हम यानी कि इसे गेट रीड कर सकते हैं। वो किस तरीके कर सकते हैं, हम ज्योमेट्रिक मीन को यूज़ करते हुए। तो अगर आप यानी कि सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स को अर्थमेटिक मीन के बजाय ज्योमेट्रिक मीन के साथ करना चाहें, तो आपके पास फार्मूला क्या होगा, आपके पास ये फार्मूला होगा। तो ज्योमेट्रिक मीन आपको पता होगा आप कैसे करते थे। आप पहले क्या करते थे, आप पहले उसकी जो वैल्यूज़ होती थी, अगर मैं 3-4 वैल्यू यहाँ पर आपको लिख कर दिखाऊँ, तो आपने क्या करना था, अगर आपके पास ये 3 ऑब्जर्वेशन दी जाती है और आपको कहते हैं ना कि ज्योमेट्रिक मीन निकालो, तो आपने 3 को मल्टीप्लाई करवाना था 4 के साथ, 4 को मल्टीप्लाई करवाना था 3 के साथ, और उसके बाद में उसकी पावर क्या हो जानी थी, 1/3। तो इस तरह हमारे पास इसका ज्योमेट्रिक मीन निकलता था। ये शॉर्ट फार्मूला होता है। इसके अलावा हमारे पास लॉग वाला भी होता है, तो लॉग वाले के चक्कर में भी आप ना पढ़ें। तो इस तरह आप क्या, या और ना ही इस तरह उसने यहाँ पर बताया कि आप करें। आप यहाँ पर ये देखें, हमारे पास अगर देखें आपने पहले, और ये देखें ये मल्टीप्लाई के लिए यूज़ हो रहा है। यहाँ पर देखें ये हमारे पास समीशन है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ हो रहा है। ये हमारे पास क्या है, ये पाई होता है, ये प्रोडक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका मतलब क्या था, अगर आपने ज्योमेट्रिक मीन के जरिए इसी क्वेश्चन को हल करना होता तो आपने क्या करना था, प्राइस रिलेटिव आपने निकाल लिए, फिर आपने क्या करना था, आपने हर प्राइस रिलेटिव को क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। यानी कि 95.44 को मल्टीप्लाई कराते आप 91.43 के साथ, ऐसे आप मल्टीप्लाई करवाते जाते। 7 आपके यानी कि 7 वैल्यूज़ को आपने मल्टीप्लाई करवाना था। जो आंसर फिर आपका आना था, आपने उसे क्या करना था, आपने उसे 1/7 उसकी पावर लेनी थी, और आपके पास क्या आ जाना था, आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई बाद में नहीं करना, क्योंकि आप पहले करके आ चुके हैं। तो इसके साथ आपका क्या आ जाना था, आपका आंसर आ जाना था, जिससे जो आपने यानी कि सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स निकाला होगा ज्योमेट्रिक मीन के साथ। अब हमारे पास यहाँ पर के क्या होता है, ये हमारे पास होता है डोनेट कर रहा नंबर ऑफ कम्युनिटीज़ हुज प्राइस रिलेटिव आर बीइंग
एवरेज, यानी कि अब इन यानी कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं जिनके हमारे पास एवरेज हो रही है, यानी कि ये 7 वैल्यू हैं जिनकी एवरेज हो रही है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है के इनको डोनेट कर रहा होगा कि कितनी हमारे पास नंबर ऑफ कम्युनिटीज़ हैं। अच्छा, ये हमारे पास जो आंसर आया था इस क्वेश्चन का, हमने साथ साथ क्वेश्चन भी कर लिया, इसका आंसर आया था 106.5। तो अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो 1957 के अंदर जो हमारे पास चीज़ों की प्राइसेस थी, इन चीज़ों की प्राइसेस, कम्युनिटीज़ की प्राइसेस, ओवरऑल हम बात कर रहे हैं कि इन सभी की प्राइसेस को मिला के, ठीक है, अगर मैं उसे कहूँ कि वो 100% को अगर वो रिप्रेजेंट कर दिया और हमारे पास उनका लेवल 100 है, और अब 1958 में हमने देखा है तो हमारे पास आंसर जो है वो 106.5 है। इसका मतलब क्या है कि इसमें 6.5 इतनी हमारे पास क्या आई है, इंक्रीज आई है प्राइस के अंदर एज़ कम्पेयर टू 1957 के, ठीक है। 1958 के अंदर 6.5% इंक्रीज़ आई है प्राइस के अंदर, अगर हम कंपेयर करेंगे इसे 1957 के साथ, क्योंकि हमारा बेस ईयर 1957 था। तो इसी तरह अगर आपके पास 1959 की वैल्यूज़ दी होती है, आप उनके प्राइस रिलेटिव निकालते हो, उनकी आंसर निकालते, तो आप उसको भी ऐसे कह सकते थे कि अगर हम 1957 की वैल्यू को 100 रखें, यानी कि उसका लेवल 100 रखें, तो हमारे पास 1959 है, उसके अंदर जो आंसर आ रहा है उसके मुताबिक आप बता सकते थे कि इतनी प्राइसेस के अंदर इंक्रीज़ आया या डिक्रीज़ आया। तो ये जो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आ रहा है, ये ओवरऑल बता रहा है कि इन सभी की प्राइसेस के अंदर, आपको ये एक चीज़ के मतलब नहीं बता रहा कि सिर्फ हमारे पास वीट के अंदर इतने % इंक्रीज़ आया या नहीं आया, ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में आपको बता रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ बहुत ज़्यादा नोट करने वाली है, वो ये है कि हमारे पास अगर इसी क्वेश्चन का आंसर आप किसके ज़रिए निकालते, सिंपल हमारे पास जो एग्रीगेटिव इंडेक्स था, तो उसके ज़रिए हमारा आंसर इसका आना था 1950.7, हमने पीछे ये कर लिया हुआ है। तो वो हमें कहता था कि हमारे पास 4.3% डिक्रीज़ आई है, लेकिन जब हमने इसी क्वेश्चन का आंसर सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स के ज़रिए निकाला, तो वो हमें कहता है कि 66.5% इंक्रीज़ आई है। तो इन दोनों के हमारे पास जो आंसर है, इनमें डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस आया क्यों है इनके अंदर? क्योंकि हमारे पास जो सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स होता है वो अफेक्ट हो रहा होता है यूनिट ऑफ प्राइस ऑफ कम्युनिटीज़ से। क्योंकि देखिए हमारे पास यहाँ पर यूनिट टन के अंदर है, केजी के अंदर है, मीटर के अंदर है, लीटर के अंदर है, गैलन के अंदर है। उसने क्या करना था, उसने सभी को प्लस करना था, इस वाले सभी को प्लस करना था, और हमारे पास जो गिवन ईयर की वैल्यूज है वो हमारे पास बेस ईयर की वैल्यू के ऊपर डिवाइड करवा के आंसर निकाल देना था। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जब हम प्राइस रिलेटिव निकालते हैं तो हमने उसे सभी को इक्वल वेट से एक मिसाल के तौर पर दे दिया, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, इन दोनों की वजह से इनके आंसर डिफरेंट हो गए। तो ये चीज़ जो हमारे पास थी, यानी कि हमारे पास यूनिट के लिहाज से, वो तो हमने प्राइस रिलेटिव जब हमने निकाले सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स के अंदर, ये देखें हमने हर एक के लिए क्या किया, प्राइस रिलेटिव निकाल लिया। लेकिन इसमें भी हमारे पास अगर आप देखें तो हमारे पास जो कमोडिटीज़ हैं, जैसे कि हमारे पास साल्ट हैं, उसके अलावा हमारे पास जो शुगर है, क्लॉथ है, वो हमारे पास क्या हो रही होती है, वो इन्फ्लुएंस आउट हो रही होती है। क्योंकि हमारे पास देखें कि उसने सभी को इक्वल वेट मिसाल के तौर पर दे रहा है ना, वीट को भी, राइस को भी, साल्ट को भी, शुगर को भी, क्लोथिंग को भी। लेकिन ऐसे तो नहीं ना होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए कि हमारे पास अगर वीट है तो उसकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस एज़ कम्पेयर टू साल्ट क्या ज़्यादा है, एज़ कम्पेयर टू शुगर क्या ज़्यादा है। तो इस लिहाज से ये चीज़ हमारे पास क्या है, तो इकोनॉमिकली ये हमारे पास फिर जो होगा इम्पोर्टेंस के लिहाज से ये हमारे पास इन्फ्लुएंस आउट कर जाएगी। बाकी हमारे पास जो डिफरेंस था हमारे पास वो यूनिट की वजह से था, तो वो उसने क्या कर दिया, ये हमारे पास ये वाला जो चीज़ था, इन दोनों का आंसर हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा था वो किस वजह से, वो हमारे पास के सिंपल में हमने यूनिट के लिहाज से हमने कर लिया, लेकिन हमने इक्वल इंपॉर्टेंस दे के किया। ये नहीं कि हमारे पास रिलेटिव इंपॉर्टेंस जितनी आनी चाहिए तो उतनी दी है। दूसरे में तो वो यूनिट्स को देखता ही नहीं है, बिल्कुल सीधा ही आंसर निकाल देता है। तो इन दोनों में ये फ़र्क था, जिसकी वजह से इनका आंसर क्या आया, डिफरेंट आया। तो अच्छा, इसमें ये चीज़ भी आपने देखें, आपने अर्थमेटिक मीन के लिए निकाल लिया, आपने ज्योमेट्रिक मीन के लिए इसका आंसर निकाल लिया, तो क्या यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि आप मीडियन के ज़रिए भी इसके आंसर निकाल सकते हैं? हाँ, आप मीडियन के ज़रिए भी निकाल सकते हैं। अगर आप इसकी एग्जांपल देखें ना अपनी बुक के ऊपर 5.4, तो उसने बहुत अच्छे तरीके से किया। उसने पहले प्राइस रिलेटिव निकाले हैं, ठीक है, उसके बाद में उसने टोटल ले, यानी कि उसके बाद में उसने एवरेज लिया। तो वो एवरेज वो मीडियन के ज़रिए, यानी कि यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने वर्टिकल लिखा, उसने हॉरिजॉन्टल किया हुआ है सारा काम। तो वो उसने ऐसे किया, और उसके बाद में अगर आप देखें ना तो मीडियन ले लेगा, यानी कि इन वैल्यूज़ का वो मीडियन लेगा। हमारे पास जो वैल्यूज़ पड़ी हुई होंगी उसके, मेरे पास यहाँ पर क्या वर्टिकल है, उसके पास हॉरिजॉन्टल है, तो वो जितनी हॉरिजॉन्टल वैल्यूज़ हैं एक हमारे पास ईयर की, उसे उसने क्या करना, उसका उसने मीडियन ले लेना। अगर मैं यहाँ पर मीडियन लेता तो मेरी क्या वैल्यू होनी थी, मेरी यहाँ पर मीडियन आ जाना था ईयर का, इन वैल्यूज़ का मैंने मीडियन लेना था।
तो वो जो आपके पास मीडियन आता, आपने फर्दर नहीं ये करना था कि मीडियन को आपने मल्टीप्लाई बाय 100 वगैरह करना, तो कुछ भी नहीं, जो मीडियन आ जाना था वो आपका क्या होना था, वो आपका उस ईयर का आंसर होना था। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।